चाइना ने अपने आर्मी चीफ को चीन के अंदर दूसरे सबसे ताकतवर शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को राज फराहम करने के लिए। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ताकत और मजबूत, लेकिन कई सवाल उठ गए कि दुनिया की सबसे अहम उभरती सुपर पावर के अंदर भी अमेरिका के इतनी पहुंच। लेट अली शो यू किस एपिसोड में आप खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ये सबसे मरकजी खबर है हमारी, मगर इसके साथ साथ इंडिया में रिपब्लिक डे में जो यूरोपियन यूनियन के लोग पहुंचे हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले निगाह डालते हैं इस अहम खबर में जो चीन से आ रही है। पिछले कुछ दिनों से ये चीज इवॉल्व हो रही है, बढ़ रही है। चाइना के टॉप आर्मी जनरल जनरल जैंग यूजिया को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ एक साजिश के तहत और अमरीकी खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को एटमी राज फराहम करने के चार्ज के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया। ना सिर्फ उन्हें, मगर जो मरकजी काउंसिल है, आर्मी की मरकजी कमेटी जिसके अंदर सर फहरिस्त हैं सदर शी जिनपिंग, उसके बाद ये जनरल जांग यूजा और उनके नीचे जो और लोग थे उनको अब बेसिकली गिरफ्तार कर लिया गया है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। तो 6 रुकनी ये कमेटी थी और इसके अंदर सर फहरिस्त से मैं जिक्र किया शी जिनपिंग खुद ही हैं। उसके बाद ये जनरल आते थे जो आर्मी चीफ भी थे, और बेसिकली जो रशिया के साथ ताल्लुकात थे, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे, सब चीजों की जो सरबराही करते थे वो जनरल यूजिया करते थे। इनकी गिरफ्तारी एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे आ रही है, क्योंकि इसी दौरान, और उसके बारे में मैं एक निगाह डालूंगा, अमेरिका ने, और जो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ वॉर अब हो गया, पहले डिफेंस डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कुछ दिन पहले एक अपनी पोस्चर आउटलुक शायद की थी कि अब हम एशिया में इतना फोकस नहीं करेंगे। और उसके 2 या कुछ दिन बाद ही ये सिलसिला सामने आ गया। तो क्या हुआ, क्या बेसिकली जो चाइना का डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने हफ्ते के रोज कहा कि अथॉरिटीज जो उनकी वहां पे बेसिकली इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जनरल जांग को, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंदर दूसरी पोजीशन अपनाते थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बाद, और जनरल लिू जेनली को जो एक उसी कमेटी के अंदर, कमीशन के अंदर एक लोअर मेंबर थे और बेसिकली सरबराही करते थे जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट की, उन दोनों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि आर्मी के लिए और चीन के लिए ये एक इतना अहम एक मौका है, एक मोमेंट है कि ये नहीं पता कि किस तरीके से ये करवट लेगा, किस दिशा में, किस रुख में ये इस पूरी सिचुएशन को लेकर जाएगा। तो डिफेंस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि ये हफ्ते को कोई डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की। फिर अगले दिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी डेली, जो उनका एक आर्मी का और बड़ा एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो तो पूरी एक कमेटी, यानी पूरे मुल्क को एक तरीके से चला रहे हैं ना। हर मुल्क के अंदर जो सियासतदान है वो मेंबर है पीपल्स लिबरेशन आर्मी का। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी डेली ने इतवार के रोज एक एडिटोरियल बेसिकली शाया किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वायलेशंस की थी डिसिप्लिन और कानून की। फिर खबरें आना शुरू हुई कि सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर कि ये जो किया गया है, इनकी गिरफ्तारी वो इसलिए की गई क्योंकि चाइनीज अथॉरिटीज को ये शक था कि जनरल जैंग जो हैं वो अमेरिका की सीआईए को न्यूक्लियर सीक्रेट्स फराहम कर रहे थे। साथ साथ ये भी बात की गई कि ये एक साजिश के तहत हुआ, और ये बेसिकली जनरल जांग और जनरल लिू जो हैं वो सदर शी जिनपिंग के खिलाफ एक बगावत करना चाह रहे थे, उकसाना चाह रहे थे। अब इमेजिन करें कि चाइना जैसे मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर, सबसे दुनिया की सबसे ताकतवर रियासतों में से एक, यानी दूसरे नंबर पे होगी, सही है। अगर आप पावर की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, लोगों की बात करें, शायद अमेरिका से भी आगे चली गई है। अमेरिका तो एक कहते हैं कि जी ताकत है जवाल में, लेकिन इस नुक्ते को देखें आप कि
ये इस वक्त भी उभरती ताकत के अंदर इस लेवल पे, यानी उनका जो सेकंड इन कमांड बेसिकली आप कह लें सदर शी जिनपिंग के पास आर्मी चीफ, वहां तक रसाई है अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की। अलेक्जेंडर डुगान जो सदर पुतिन के, रशिया के सदर पुतिन के बेसिकली एक एडवाइजर हैं, बहुत ही करीब एडवाइजर हैं अलेक्जेंडर डुगिन, वो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कमेंट्री की इस चीज के ऊपर, और मैं आपकी निगाह से वो लेके चलना चाहूंगा कि बेटी को भी मार दिया गया था बाय द वे। दाशा दाशा दुगिन को यूक्रेनियंस ने और अमेरिकन ने मिलके मॉस्को में इनकी गाड़ी को तबाह किया था, सोचते हुए कि इसके अंदर अलेक्जेंडर होंगे, मगर वो दूसरी गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल डीप स्टेट के जो ये डेरिन देवले जिसे टर्क्स कहते हैं, बैन अल-अक़वामी इतनी ताकतवर है कि वो टॉप मिलिट्री कमांडर्स चीन के हैं, उन तक पहुंच सकती है और कोशिश कर सकती है बगावत की शी जिनपिंग के खिलाफ। तो इमेजिन करें कि कितने ताकतवर हैं ये ग्लोबल नेटवर्क्स। और ममालिक के अंदर, और ममालिक के अंदर हम जानते हैं कौन कौन से ये नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। अगर चीन का आर्मी चीफ के ऊपर ये इल्जामात लग सकते हैं और वो एक बगावत के मोड में आ सकता है और उनको पकड़ा जा सकता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा। अच्छा, ये सब कुछ हुआ ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने, कोई मेरे ख्याल से इस बात को भी कुछ दिन होने को आ गए हैं कि अमेरिका ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के तहत जो उनकी आउटलुक होती है, पेंटागॉन 2026 नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी या एनडीएस, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी हम चाइना को एक अपने यानी एक टॉप सिक्योरिटी प्रायोरिटी अब नहीं देखते। एक बहुत सालों बाद, यानी दिहाई के बाद, ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर उन्होंने कहा कि जी हमारा जो फोकस है वो मगरिब की तरफ है, वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका, उस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ हमारा फोकस है। और इन्होंने 10 साल की जो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी थी ओबामा से लेके अब तक, जो एशिया पिवट की बात नहीं करते थे ये कि जी हमारा फोकस है एशिया, चाइना, साउथ चाइना सी, जो तिजारती रूट्स हैं वहां पे, ताइवान, साउथ कोरिया, उससे कहना नहीं, हम अपना फोकस करेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक तरफ ये पॉलिसी पेपर ये लोग शाया करते हैं और शायद इसके अंदर कुछ सच्चाई भी हो, क्योंकि अमेरिका अब अपने आप को कंटेन करना चाहता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, एटलीस्ट इस डॉक्यूमेंट के तहत। मगर हकीकत यह है कि अमेरिका एक साम्राज्यी ताकत है, एक साम्राज्य के तौर पे उसने इतना अरसा गुजार लिया है और उसके कोई 800 के करीब दुनिया भर में या तो बेसिस हैं या आउटपोस्ट हैं, मिलिट्री आउटपोस्ट। वो सालाना तकरीबन $1 खरब अपने दिफा पे और दुनिया के अंदर अपने साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए खर्च करता है। और उसी का हिस्सा ये है कि उसकी खुफिया इदारे, खुफिया एजेंसीज इतनी आसानी से, इतने आराम से दुनिया भर में ऑपरेट करते हैं, मूव कर सकते हैं। चीन के अंदर भी नंबर 2 जनरल को तक वो पहुंच सकते हैं अगर आप शी जिनपिंग और ऑफिशियल वर्डिक्ट को आप समझें। मगर इसके पीछे भी और बहुत चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल ताइवान का जो क्वेश्चन है, अगर अमेरिका अपना फोकस मूव करता है, और अमेरिका ने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी कहा है कि जी हमारे पास जो 25 या 20 या 25,000 के करीब साउथ कोरिया के अंदर हमारे अस्करी लोग मौजूद हैं, उनको हम हटाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। साउथ कोरिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जनूबी कोरिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने दिफा की खुद, शुमाली कोरिया से कंपेयर्ड। तो एक रीओरिएंटेशन की बात हो रही है, मगर जब इतना पैसा इन्वॉल्व हो और चाइना की हकीकत आप डिनाई नहीं करते, मालाका स्ट्रेट्स की जब हम बात करते हैं, वो भी एक बहुत इसके अंदर बड़ा पहलू है। और यहां पे अमेरिका ने एक तरीके से अपना जो क्वाड एम्प्लॉय किया था, जो नेशन ऑफ 4 था, जिसके अंदर इंडिया था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था और अमेरिका था। वो जो क्वाड का जो कॉन्सेप्ट था वो चाइना को कंटेन करने के लिए था। अब चाइना की कंटेनमेंट इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया के अपने इरादे हैं, उनकी अपनी एक आजादाना फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका ने जो इंडिया के साथ रवैया किया है, वो भी, उसके बारे में मैं बड़ी जल्दी एक आप इसी एपिसोड के अंदर, इंडिया के जो रिपब्लिक डे हुआ है उसके अंदर जो यूरोपियन यूनियंस को के लीडर्स को वॉन्डरलेन, उर्सुला वॉन्डरलेन और इन सबको बेसिकली बताया गया है। मगर मालाका स्ट्रेट जो है वो बहुत ही एक अहम हिस्सा है
साउथ चाइना सी से मलेशिया, फिलीपींस, इन सब एरिया से मालक्का स्ट्रेट की जो चाइनीज तकरीबन 30 to 40% जो चाइना की लाइफलाइन है, इकोनॉमिक लाइफलाइन, वो इस एरिया से पास करती है, जो अंडमान सी, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है ये। और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा और मलेशिया के वेस्ट के ऊपर और थाईलैंड तक टू द ईस्ट 25,000 स्क्वायर मील का ये रकबा है, जो स्ट्रेट ऑफ मालाका कहलाया जाता है। मैप आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये स्ट्रेट जो है 500 मील लंबा है और एक बेसिकली एक फनल शेप की तरह, एक कोन शेप की तरह ये चलता है और सिर्फ 40 मील चौड़ा है। और आगे जाके ये तकरीबन 155 मील तक ये चौड़ा हो जाता है सुमात्रा की तरफ जाते जाते। तो यहां से चाइना की जो ट्रेड है वो भी जाती है और ये बॉटल नेक्स हैं जिसके ऊपर अमेरिका कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा था कि किसी तरीके से इंडिया को भी लेके आए और दीगर ममालिक को लेके आए जो क्वाड का हिस्सा तो है, मगर साथ साथ फिलीपींस फॉर एग्जाम्पल है, वो क्वाड का हिस्सा नहीं है। इंडोनेशिया जो है वो क्वाड का हिस्सा नहीं है, सिंगापुर क्वाड का हिस्सा नहीं है, मलेशिया क्वाड का हिस्सा नहीं है। इंडोनेशिया के सदर पहुंचे हुए थे अभी गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, वो बातें भी कर रहे हैं ट्रम्प फैमिली से, यार थोड़ा सा मेरी मदद भी करो इधर उधर। तो चाइना के पास ऐसे कई बॉटलनेक्स हैं और अमेरिका कभी भी इस बात को तस्वुर नहीं करेगा कि चाइना का जो की ताकत है वो इतनी तेजी से बढ़े। और ये जो हुआ है चाइना में, इसको, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, बगावत कह लें आप इसे, ये पर्ज कह लें आप इसे, काबू जो किया दोबारा प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने, इसको हमें उसी नुक्ते से देखना होगा कि अमेरिकन प्रायोरिटीज और ताकत अपने साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए है। वो कहें जरूर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि हमारा शिफ्ट अब इधर हो रहा है उधर हो रहा है, उनका शिफ्ट पूरी दुनिया में मौजूद है। पाकिस्तान से लेकर, चीन से लेकर, वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक, अर्जेंटीना से लेकर साउथ अफ्रीका तक, साउथ अफ्रीका से लेकर इजराइल, सऊदी अरब, यूरोप, हर जगह पे अमेरिका का, ग्रीनलैंड, अमेरिका अपने आप को पाता है और अपनी ताकत को बरकरार रखना चाहता है। और वो बात हमें लेके आती है अब अपने दूसरे पहलू के ऊपर, इंडिया के अंदर जो बेसिकली आप कह लें इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर 26 जनवरी को इंडिया ने अपना रिपब्लिक डे बनाया और इस मौके के ऊपर ईयू की लीडरशिप वहां पे पहुंची और इंडिया ईयू ट्रेड डील फाइनलाइज्ड हो गई है। इंडिया के 77वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के बाद और 2027 के अंदर ये फ्री ट्रेड डील जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, वो बेसिकली लागू होगा। 27 मेंबर ईयू ब्लॉक की रिप्रेजेंटेशन की उर्सुला वैन डर लॉयन ने और ये हैं यूरोपियन कमीशन की सरबरा। और एक बार फिर इंडिया अपना अपने एक तरीके से नया कोर्स स्टार्ट भी कर रहा है, क्योंकि टैरिफ एक तरफ अमेरिका लगा रहा है, ट्रंप लगा रहा था इंडिया के ऊपर, मगर इंडिया की वैल्यू खत्म नहीं हुई है क्योंकि चाइना का गेम प्ले बहुत बड़ा है और इंडिया जानता है कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं मनूवर करने के लिए। तो इंडिया अपनी मनूवरिंग कर रहा है बहुत तेजी से और अपनी ताकत को भी इंडिया ने बरकरार रखा है। स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस इसकी डेफिनेटली होंगी क्योंकि ईयू की फ्री ट्रेड डील के बाद, याद रखें, यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक एक साथ मिलकर अब पूरे अमेरिका की जो ट्रेड है और यूरोपियन ममालिक की ट्रेड है वो बराबर है। दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं मिलकर तकरीबन 30% दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी का। तो अगर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर थोड़ी सी वो आती है, जो आई हुई है बेसिकली ट्रंप के की वजह से, तो इंडिया ने एक और रास्ता ढूंढ लिया यूरोपियन यूनियन के तहत। और इंडिया की रियलिटी फिर भी अमेरिका के लिए खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो आईटी कंपनीज ले लें आप, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तकरीबन $60 अरब 2030 या 32 तक इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही हैं। साथ साथ वहां पे अब यूरोपियन यूनियन भी इन्वेस्ट कर रही होगी। चाइना को एज सच तो थ्रेट नहीं है इंडिया से, मगर इंडिया की रियलिटी बहुत बड़ी है और चाइना के अंदर ये जो चीजें हुई हैं अभी,
तो उसके बाद ऑब्वियसली एक एहसास तो होगा कि ऑल इज नॉट वेल, और हमें अपने ट्रेड रूट्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर सीपेक से लेकर हर जगहों से लेकर और सिक्योर करने होंगे। सीपेक का तो हाल हम जानते हैं क्या किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चाइना को कम और अमेरिका को ज्यादा तरजीह देते हैं। और उन अनासर में से हमारे फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये आज का तज्जिया है। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।